अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाइस्ता इकबाल। आप देख रहे हैं लाइव विद मुजाहिद। लेकिन मुजाहिद साहब यहाँ मौजूद नहीं है क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौमी असम्बली का इजलास है। तो यकीनन मुजाहिद साहब जो है कौमी असम्बली के इजलास के सेशन को लाइव कवर करेंगे। तो वो इस्लामाबाद में मौजूद है, उनकी गैर मौजूदगी में उनका प्रोग्राम मैं कंडक्ट कर रही हूँ, कोशिश करूँ कि इंसाफ कर सकूँगी। तो आज हम बात करें कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का मिजाज सदर है या स्पीकर, ये एक मुअम्मा है। अभी तक ये मामला हल नहीं हुआ है। समरी भेजी जा रही है, सदर उस पर दस्तखत नहीं कर रहे हैं, जबकि तारीख दी गई है 29 फरवरी की कि इजलास बुलाना ज़रूरी है। अब कोई भी अमेंडमेंट कर दी जाती है कानून में और इजलास बुला लिया जाता है। लेकिन हमने देखा कि जो निगरां हुकूमत है उसकी मुद्दत भी गुजर गई है और सदर का इख्तियार वहाँ पर भी नहीं चला। तो इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे, इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ नुमाइंदा खुसूसी इस्लामाबाद से मौजूद हैं मतीन हैदर साहब। इसके अलावा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगी शाहीन सलाउद्दीन साहिबा, सीनियर तज़कियाकार हैं। तो चलिए मतीन साहब आपकी तरफ आऊँगी। इंतहाई अहम मामला है कौमी असम्बली का इजलास। हम देख रहे हैं कि वजारत पार्लिमानी उमूर है, वजारत कानून है, कौमी असम्बली है, सब एक पेश पर है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि सदर मुमलिकत जो है वो इस पर शामिल नहीं है, वो बिल्कुल अलग खड़े हैं। जी बिल्कुल आपने सही कहा और आपकी जो ओपनिंग में आपने चीज़ें कही बिल्कुल कि कौमी असम्बली का इजलास जो है वो अभी तक जो है वो प्रपोज्ड है 29 फरवरी का। और ये इससे पहले आपको ये बताते चलें कि यही समरी इसी दिन की वजारत पार्लिमानी अमूर ने वज़ीर आज़म निगरान वज़ीर आज़म के तवस्सुत से सदर मुमलिकत को भिजवाई थी और सदर मुमलिकत ने उस समरी पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया और गुज़िश्ता रोज़ उस समरी को अपने रिजर्वेशन यानी अपने तहफ़्फ़ुज़ात के साथ इसको वापस नेशनल असम्बली भिजवा दिया कि वो इस समरी पे दस्तखत नहीं कर सकते और 29 का जो इजलास है वो बुला नहीं सकते। इसके ऊपर उन्होंने जो जस्टिफिकेशन दी, जवाब दिया, उन्हें कहा असम्बली अभी मुकम्मल नहीं है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कुछ रिजर्व सीटें यानी मखसूस नशस्तें खास तौर पे जो PTI के हिमायत याफ्ता कैंडिडेट जो अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो चुके हैं उनको रिजर्व सीटें नहीं देगी। तो सदर ने ये भी इख्तियार की चूँकि एक पार्टी को ये नशिस्तें नहीं दी गई तो जो ईवान है वो नामुकम्मल है और जब तक ईवान मुकम्मल नहीं होता तो वो असम्बली का इजलास नहीं बुलाएंगे। इसके ऊपर जब हमने कानूनी और आइनी माहिरीन से बात की और असम्बली के क़वायद और ज़वाबित भी देखे, तमाम तर सिचुएशन देखी, उसमें एक ऑप्शन सामने ये नजर आया कि स्पीकर जो कौमी असम्बली के हैं वो कौमी असम्बली के क़वायद और ज़वाबित जिन क़वायद और ज़वाबित की बेसिस के ऊपर असम्बली के इजलास को कंडक्ट किया जाता है उन क़वायद और ज़वाबित में बाज़ शिकें ऐसी हैं जो स्पीकर को इस बात की इजाज़त देती हैं तो वो इजलास खुद बुला सकते हैं। जिससे कि अगेन जिस तरह मैंने पहले कहा कि आइनी तौर पर ये इजलास बुलाना सदर मुमलिकत की जिम्मेदारी है। सदर साहब ने असम्बली पर दस्तखत नहीं किए, उसके बाद असम्बली के क़वायद के मुताबिक अब स्पीकर ने 29 का इजलास बुला तो लिया है लेकिन अभी इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, तैयारियां भी पूरी कर ली है मतीन साहब। हमारे साथ शाहीन सलाउद्दीन साहब अभी मौजूद है तो उनसे भी ज़रा बात कर लेते हैं। शाहीन साहब आप क्या कहेंगी कि खसूस नशिस्तों की जो नोटिफिकेशन है उसमें ताख़ीर हो रही है, उसके बायस कौमी असम्बली का इजलास बुलाने में ताख़ीर की जा सकती है? बीबी मैं तो सिर्फ ये कहूँगी कि इलेक्शन कमीशन ने जितना गैर जैसे कहते हैं ना मिसमैनेजमेंट, इलेक्शंस का भी, इजलास का भी, हर चीज़ का, इलेक्शन कमीशन शुड हैव बीन मोर रिस्पॉन्सिबल, मोर एजुकेटेड कि वो बताए कि वो क्या अपडेट की बात कर रहे हैं आप प्रेसिडेंट को। ऑब्वियसली प्रेसिडेंट के पास भी एक लीगल टीम है, आप गूगल कर लें और पूछ लें कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में कौन समन करेगा हाउस ऑफ पार्लियामेंट को, कौन करेगा जी? द प्रेसिडेंट विल समन द पार्लियामेंट जी। अब पार्लियामेंट अगर प्रेसिडेंट नहीं कर रहा है तो इसके बजाय वो खलीज बढ़े, वो बदतमीज़ी बढ़े, वो सब अपनी अपनी आस्तीनें चढ़ा के एक दूसरे को सुनाने खड़े हो जाएं। खुदा के वास्ते कुछ हीलिंग ऑफ द वुंड्स की ज़रूरत है। इसमें मिडल बीच का रास्ता कोई इख्तियार किया जाना चाहिए। गुफ्तगू मैंने भी बहुत से लॉयर से, बड़े बड़े सीनियर्स उनसे गुफ्तगू की, वो कह रहे हैं आप टेक्निकली तो प्रेसिडेंट इज़ राइट भाई, जब आप इलेक्ट करेंगे एक हाउस के अंदर प्राइम मिनिस्टर को, स्पीकर को, किसी को भी, तो वो पूरा हाउस करता है ना।
अब वो पूरा हाउस में वो अगर नामुकम्मल है उनके रिजर्व सीट्स, तो इलेक्शन कमीशन कह दे, जैसे चीफ जस्टिस ने कहा था कि भाई हम सिंबल नहीं देंगे, नाउ दैट वाज एविडेंट कि वो नहीं दे रहे, तो आप खेलें बगैर सिंबल के अपने इलेक्शन। अभी भी वो कह दें कि भाई हम नई सीटें देंगे आपको खवातीन की, आप खेलें जैसे खेलना चाहते हैं। एक चीज़ क्लियर तो आ जाए, क्लियरिटी तो आ जाए ना, वो चीज़ आ ही नहीं रही। तो समन कौन करता है? अभी जैसे हैदर साहब ने भी कहा, प्रेसिडेंट सिर्फ को इजाज़त है कि वो असेंबली का इजलास बुलाता है। अब उसके बाद ABCD इंटरप्रिटेशन आ जाएंगी कि नहीं नहीं, स्पीकर को भी मैंने कहा, दिलशाद साहब को सुना, सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने भी एक चैनल पे यही कहा, उन्होंने कहा नहीं बुला सकता, अगर बुलाएगा तो गैर कानूनी। अब यकीनन बहुत से लोग जो हैं वो फेवर में होंगे, इजलास हो जाए तो वो सपोर्ट करेंगे उस व्यू को जो। लेकिन शाहीन साहब, मैं पढ़ रही थी कि 91(2) के तहत जो है वो इजलास स्पीकर बुला सकते हैं, तो उनके पास ये इस्तेहकाक है? आप पार्लियामेंट ओपन हाउस का नहीं कर सकते, नॉर्मल इजलास बुला सकते हैं वो जब चाहें, लेकिन आप पार्लियामेंट में एक चीज़ अभी तक वाज़ेह नहीं है, क्या ये पार्लियामेंट जिन लोगों को इलेक्ट करेगी वो बगैर विमेन वोट्स के होंगे? इसका मतलब है ये 20, 25, 30 सीटों के बगैर आप अपने आला ओहदेदार पार्लियामेंट में जो इलेक्ट करेंगे, सदर, वजीर आजम, ये इनके बगैर होगा। बिल्कुल, और ये बड़ा कानूनी मामला है, कानूनी पेचीदगी है, तो हम यकीनन हम बात करेंगे माहिर कानून से भी। लेकिन मतीन हैदर साहब, आपकी बड़ी गिरफ्त है और आप बहुत सीनियर हैं और आपने तमाम इशूज़ को कवर भी किया है, तो अगर मैं पढ़ रही थी कि 1988 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब वज़ीर आज़म बनने जा रही थी, उस वक्त भी हमने देखा कि इजलास बुलाया गया था, जबकि 15 सीटों के रिजल्ट्स रहते थे, उसके बावजूद भी इजलास बुलाया गया था। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और शाहीन साहब को भी मैंने सुना और मैं कई बरस तक असेंबली की कार्रवाई करता रहा। इनका नुक्ता सही है कि पहला जो इनॉग्रेशन सेशन है उसको बुलाना प्रेसिडेंट का इस्तेहकाक है, और वो उन्होंने अपने तमाम तर कवायद और तमाम तर चीज़ें, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जब तक ये हाउस मुकम्मल नहीं है वो ये इजलास नहीं बुला सकते। और शाहीन साहब ने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक मुतासब अप्रोच जो है वो सामने आई है, बाकी पार्टीज के लिए रिजर्व सीटें आ रही हैं, लेकिन PTI के जो बैक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उसके लिए क्यों रिजल्ट रोका गया है? तो ये बात सही है जो आर्टिकल आपने भी कौमी असम्बली के कवायद की कोर्ट की कि स्पीकर किसी भी सूरत में इजलास बुला सकता है, उसका इस्तेहकाक है, लेकिन वो रेगुलर सेशन में कहीं कोई इमरजेंसी हो, कोई चीज़ डिस्कस करनी हो, सदर अवेलेबल ना हो या वो असम्बली पे दस्तखत ना कर रहे हो, तो उस सूरत में स्पीकर इजलास बुला सकते हैं। लेकिन आपने पिछले पूरे अरसे में जो खेल तमाशा देखा, जिस तरीके से आइन और कानून को रौंदा गया, जिस तरीके से बड़े बड़े अहम फैसले हुए, बड़ी बड़ी अहम सजाएं दी गई, तमाम तर चीज़ें की गई, उसके ऊपर यकीनी तौर पे आइनी और कानूनी सवालात उठते हैं। इससे पहले भी पिछली PDM की गवर्नमेंट में भी इन्हीं सदर आरिफ अलवी साहब ने बहुत सारे सेनेट और कौमी असम्बली से पास किए गए कई जो बिल्स थे उन पर दस्तखत करने से भी इनकार कर दिया था। वो हमेशा कानून की और आइन की जो है वो आड़ लेते रहे कि ये चीज़ आइन की खिलाफ वर्जी है, ये चीज़ कानून की खिलाफ वर्जी है। लेकिन अब चूंकि ये इजलास बुलाया जा चुका है, इसका जो ही नोटिफिकेशन जारी होगा, और आपने जैसे पहले पूछा था कि इसकी तैयारियां मुकम्मल है, जो मुंतखब अरकान कौमी असम्बली है वो वहाँ पे उनके लिए फैसिलिटेशन डेस्क बना हुआ है, वो उसमें उनके जो आइडेंटिटी कार्ड है वो बन रहे हैं, लाउंज में उनके लॉजेस में उनके लिए लॉजेस रिजर्व हो रहे हैं। तो कल जो है वो मुस्लिम लीग नून की पार्लियामानी पार्टी का इजलास भी बुलाया गया है पंजाब हाउस में। मियां नवाज शरीफ वहाँ पहुंचेंगे, वो अपनी पार्लियामानी पार्टी के इजलास से खिताब करेंगे, और पार्लियामानी पार्टी का इजलास एक अक्सरियती पार्टी के लिए वो लाजिम होता है क्योंकि वो मेजॉरिटी पार्टी है, उसने अपना लीडर ऑफ दी हाउस जो है वो उसकी नॉमिनेशन करनी है, तो वो उसकी तौसीक की जाएगी शहबाज शरीफ साहब की बतौर लीडर ऑफ दी हाउस इन द नेशनल असेंबली। तो अब ये जब इजलास आगे बर्खास्त होगा तो इसे 2 टर्म यूज की जाती हैं, एक प्रोरोग यानी गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी है, और एक सिर्फ मुलतवी। तो इसके बाद इसे मुलतवी किया जाएगा और अगला प्रोसेस फौरी तौर पे होगा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब, उसके लिए डेट की जाएगी। मतीन साहब हमारे साथ ही रहिएगा, आपसे मजीद भी बात करेंगे और जो प्रोसीजर है उसके मुतालिक जैसे आप बता रहे थे। शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहीन साहब, जैसे कि बिलावल ने कहा कि सदर साहब जो हैं वो आइन शिकनी के मुर्तकिब हो रहे हैं और उन पर जो है मुकदमात भी बनते हैं,
और आर्टिकल 6 भी लगता है, खौफ खुदा करें, एक फांसी चढ़ चुका है सदर इस मुल्क का वजीर आज़म। मैं कह रही हूँ ना, हीलिंग की बात करें। आप लोग सियासतदान लोग हैं और पीपल्स पार्टी को तो ये क्रेडिट जाता है कि वो उसमें है ये कॉम्प्रोमाइज़ एंड ऑल दैट। पहले हमें याद है चौधरी शुजात के भाई परवेज़ इलाही साहब के लिए बहुत कुछ कहा गया, फिर उन्हें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। तो कहने का मकसद ये पीपल्स पार्टी को अपनी टोन नॉर्मल रखनी चाहिए, रिकन्सिलिएटरी। दे आर सिटिंग, वो पावर उसमें जा रहे हैं, पावर हाउस में जिसे कहते हैं, पावर उन्हें मिलने वाली है। ये अभी ये वाली चीज़ें नहीं है, क्योंकि नेशन के वोन्स बहुत हैं, ज़ख्म इतने ज़्यादा हैं, उन पे ना खून ना खुरचें, उन पे मिर्चें मत डालें, मसाले। इस वक्त आप लीडर्स हैं, कायदीन हैं मुल्क के, ये इस तरह के स्टेटमेंट्स तो कोई भी दे सकता है ना। कि कहते हैं ना कि नशा पे ला के गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो जब है कि गिरते को थाम ले साखी। तो इस वक्त तो मौका ये है कि गिरते को थामो भाई। इस वक्त नेशन कितना डिवाइडेड है। आज मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे थे जो इन है वो जल्दी आउट हो जाएंगे। बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आया हुआ है सोसाइटी में, प्रोविंसेस में, लोगों में। Come on, let's talk peace. बिल्कुल सही है, जिस तरह की शाहीन साहबा कह रही हैं कि रिकन्सिलिएशन करनी चाहिए और ये वक्त है कि नेशन के लिए सोचें, कौम के लिए सोचें। इस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन एक लेट पॉइंट हमारे पास आई है और वो ये है कि वज़ीर आला सिंध ने अभी अपने ओहदे का हल्फ उठाया है और वहाँ पर MQM के किसी रुकन को मदऊ नहीं किया गया है, किसी ने भी इस हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत नहीं की है। ब्यूरो चीफ कराची ज़िले हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो ज़िले बताइएगा ये क्या मामला हुआ, किसी को भी मदऊ नहीं किया गया? जी बिल्कुल, मुराद अली शाह जिन्होंने 30वीं मरतबा वज़ीर आला सिंध की हैसियत से आज हलफ उठाया था। कई अहम शख्सियत मौजूद थी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी समेत तमाम वज़रा और दीगर अहम शख्सियत जो कि शहर कराची और सिंध की थी वो वहाँ पे मौजूद थी। लेकिन हैरत की बात यह है कि पीपल्स पार्टी की जो वफाक में जो साथी जमात थी MQM, वो उनमें से किसी भी रुकन को, ओहदेदार को या जिम्मेदार को मदऊ नहीं किया गया था। ज़राए का कहना यह है कि उनको मदऊ किया गया था, लेकिन उन्होंने खुद ही शिरकत नहीं करी। एक वीडियो भी वायरल हो रही है मुस्तफा कमाल की, जिसमें वो शिकवा और शिकायत कर रहे हैं नून लीग की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कि उनको किसी भी ऐसे इजलास में शरीक नहीं किया जा रहा है, ना ही उनको आइंदा बनने वाली वफाक में जो गवर्नमेंट और वजारतें हैं वो दिए जाने के बारे में कोई भी सीरियस नजर आता है। तो बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि किसी भी MQM को किसी भी ऐसे प्रोग्राम में मदऊ नहीं किया जा रहा है, जबकि वो दावा करती है MQM के वो भरपूर अक्सरियत के साथ शहर कराची में उन्होंने 16 से ज़ायद सीटें जो है वो हासिल करी है। लेकिन शुरू से ही पीपल्स पार्टी और MQM में एक तसादुम जैसी कैफियत थी और कई लोग इसमें जो है वो मारे भी गए इलेक्शन से कबल। तो एक काफी फासला है जो कि अब जाहिर हो गया है हलफ बर्दारी की तकरीब में, जो वज़ीर आला सिंध की हलफ बर्दारी की तकरीब MQM और पीपल्स पार्टी में जो फासला है वो सामने नजर आता है। ज़िले हैदर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और प्रोग्राम यहाँ पर हम जारी रखेंगे, गुफ्तगू का सिलसिला, लेकिन यहाँ पर वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और हमारे एक और मेहमान हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया, अहमद उबैद साहब, माहिर कानून है। तो उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए और कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर क्या हो सकता है उनसे जानेंगे। उबैद साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फरमाइएगा कि क्या होने जा रहा है, बहुत से कानून शिकनी हो रही है, कानूनी मसाइल बनने वाले हैं ये कहा जा रहा है। आप क्या कहते हैं कि कौमी असम्बली का इजलास जो है इसका इस्तेहकाक किस पर है, स्पीकर पर या सदर पर? नहीं कानून देखें, आइन के मुताबिक ही प्रेसिडेंट जो है वो जब उसने इजलास को बुलाना है तो वो गड़बड़ स्टैम्प तो नहीं है हर वक्त। जो है देखना ये भी है ना कि उसके बहुत सारे एस्पेक्ट को देखना है कि उसकी लीगैलिटीज क्या हैं। एक तरफ तो अभी तक जो ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन भी नहीं की इन्होंने, जो विद इन 14 डेज कर देना चाहिए थी इनको फ्रॉम द डेट ऑफ पोल। तो इसी तरह से बहुत सारे मामला जो हैं अभी तक चल रहे हैं, वो चलते रहे बेशक, लेकिन जो एक सेशन बुलाने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो प्रेसिडेंट मस्ट हैव सीन, और उन्होंने जरूर एक अपना नोट लिख के उन्होंने रिटर्न की होगी। तो ये तो इस किस्म के थ्रेट्स लेना जो है कि ये जो है वो पर्चे हो जाएंगे तो फलां करा देंगे। अहमद उबैद साहब, कानून क्या कहता है, आइन क्या कहता है इस मामले पर? आइन तो देखिए ना, आइन में तो ये आइन के मुताबिक तो जो है ना कि असेंबली का सेशन जब मुकम्मल हो जाएगी तो उसके बाद ही उसमें
सेशन कॉल करना ना उसने। नहीं तो अब उन्होंने कानूनी एक रिक्वायरमेंट ही नहीं पूरी की, तो सेशन कैसे कॉल होगा? यानी जो मखसूस नशस्तों के जो रिजल्ट्स हैं, जो नोटिफिकेशन है, वो जब तक जारी नहीं होंगे उस वक्त तक इजलास नहीं बुलाया जा सकता। देखिए ना, जब मुकम्मल ही नहीं है, कभी तक पार्लियामेंट जो है हाउस ही मुकम्मल नहीं है। एक तो ये एस्पेक्ट है, और दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ कि जो उन्होंने अभी तक गैजेट नोटिफिकेशन भी नहीं की। तो ये तो आप अपने मर्जी के मुताबिक आइन को इस्तेमाल करें और कहें कि जी जो हम कर रहे हैं वो ठीक है। यही प्रॉब्लम बनी हुई है हमारे यहाँ पर। तो तैयारियां तो वैसे सब तैयारियां तो पूरी है 29 फरवरी को इजलास बुलाने की, और कहा यह जा रहा है कि हर हाल में जो है वो इजलास होगा। तो चले कर लें, आगे भी तो कानून तोड़ते रहे हैं, आइन तोड़ते रहे हैं, अभी भी तोड़ लेंगे। वो तो कहते हैं कि सदर कानून शिकनी कर रहे हैं। उनके कहने से क्या होगा? वो तो बहुत सारी बातें करते रहे। आगे भी सुप्रीम कोर्ट में जब मामला चल रहे थे, इलेक्शन कमीशन का क्या रोल हो सकता है इसमें? इलेक्शन कमीशन का तो रोल जो है इस वक्त तो स्वाय इसके कि वो तमाम जितनी इलीगैलिटीज और रिगिंग हुई है पोस्ट इलेक्शन और प्री इलेक्शन, उसमें बाकायदा उसका एक स्पेशल रोल रहा है और अब भी है। अभी जिस मैटर को जिस तेजी से चलना चाहिए था, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुई है। अभी तक फॉर्म 14, 17, जो 45 और 47, 48 जो हैं, वो जो लीगल प्रोसीजर है उनके मुताबिक अडॉप्ट ही नहीं किया गया किसी को भी, और फैब्रिकेटेड रिजल्ट बन रहे हैं। ये तो बहुत सारी प्रॉब्लम है जो एकदम उठसे ही और निकलेगी। मुझे तो लग रहा है कि ये हमारे साथ ही रहिएगा, हमारे साथ ही रहिएगा आप शाहीन साहबा। जी उवैस साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। उवैस साहब, जो कुछ हमने पिछले एक साल में जब से केयर टेकर्स आए, वो भी 90 दिन को आते हैं, लंबे बैठ गए, साल सवा साल। इलेक्शन कमीशन का रोल भी देखा, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन होना चाहिए 90 दिन में, वहां उन्होंने कह दिया सिक्योरिटी नहीं है, पैसा नहीं है, फंड नहीं है। मेरे कहने का मकसद ये, और अब हम ये एक बहस देख रहे हैं कि सदर साहब ने कहा कि, सही कहा बहुत से लोगों की नज़र में, कि भाई हाउस कंप्लीट नहीं है। अगर हाउस कंप्लीट नहीं होगा तो वो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट करेगा। मेरे कहने का मकसद ये आइन को क्या तमाम इदारे अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहे हैं, और ये कोई नहीं देख रहा कि आइन की बेतौकीरी हो रही है, मुल्क की इसमें बहुत बेइज्जती हो रही है कि आइन को फॉलो नहीं, कोई भी नहीं कर रहा। Exactly. यही मैं तो इस बात को मैंने कहा, मैं जितना मैं इसको वाज़े अल्फाज में मैंने मुस्तकिल ये बात करता आ रहा हूँ, और मैं अब भी कहूँगा यही कि जब तक आइन को उसकी ओरिजिनल शक्ल में ही हम सामने नहीं रखेंगे और उसके ऊपर कोई तावील नहीं निकालेंगे और उसको उसी तरह मानेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा आइन है कि जिसमें आपने एक कॉमा फुल स्टॉप बदलना हो तो 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द 2 हाउसेज की जरूरत होती है। तो वहाँ हम अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक उसकी नाक मरोड़ लें, उसकी मोम की नाक बनाया हुआ उसको और हम इस्तेमाल करें, तो ये मुनासिब नहीं है। जब तक बड़े तमाम कोई शख्स यहाँ पे पाकिस्तान में इस वक्त आप देखें, अब अगर एक गवर्नमेंट सर्वेंट अपने आप को आइन से बालक समझ ले तो बताइए क्या हाल रहेगा, पीछे रह जाएगा। देखिए ना, अब सिर्फ गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट तो है वो, उसको गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं कहते हैं। बाकी तमाम अदारे जो हैं उनके एम्प्लॉइज जो हैं, दे आर कॉल्ड गवर्नमेंट सर्वेंट, तो वो सिविल है या वो मिलिट्री है। अब गवर्नमेंट सर्वेंट अपने आप को जो है वो इस तरह से पोस्ट कर ले कि वो आइन से बालातर है और उसको कोई हाथ ही नहीं लगा सकता। तो अब आप क्या देख रहे हैं, क्या होगा क्या? बिकॉज इतना ज्यादा केओटिक सिचुएशन है, जो लोग जिनको पावर मिल रही है जैसे तैसे भी मिल रही है, वो समझ रहे हैं कि उनका हक है हर चीज में बोलना करना। जो लोग डिप्राइव हैं, जो समझते हैं इलेक्शन उनसे चुराया गया, वो समझ रहे हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादती हुई है। तो आज मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि जो लोग इन हैं वो जल्दी आउट हो जाएंगे, जो सिचुएशन है। तो मैं कह रही हूँ, हमने सोचा था ना कि इलेक्शन के बाद कुछ पीस आएगी, कुछ जख्म हील होंगे, कुछ अच्छी बातें होंगी। वो सारी सिचुएशन नजर नहीं आ रही है। तो बहुत कॉन्फ्रंटेशनल पाथ पे चले गए हम सब। देखिए ना, अच्छी बात में से अच्छी बात तो निकल आती है, बुरी बात में से अच्छी बात तो नहीं निकलेगी।
अगर इलेक्शन अच्छे तरीके से करवाए होते और कॉन्स्टिट्यूशन की अहमियत को समझा होता सबने, और फिर आप कहते हैं कि अच्छी बात निकलेगी, जरूर निकलनी थी। अब अच्छी बात तो क्या निकल रही थी कि इलेक्शन हो रहे हैं, आपने एक पार्टी को दीवार से लगा दिया, उसको तोड़ फोड़ कर दी, उसको कैंपेन में हिस्सा नहीं लेने दिया, फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन कर दी। अदालतों में ये ताकत नहीं थी कि वो उसको रिस्टोर करके उनके बराबर ले जाते, इक्वल प्लेइंग गेम ग्राउंड जो है उनको प्रोवाइड की जाती। इस सारी बातों के बावजूद कौम बाहर निकली और कौम ने वोट दिया, वो वोट फिर बिल्कुल, ये तो पॉजिटिव चीज हुई कि लोगों ने अपना वोट तो कास्ट किया। वैसे अब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा सीनियर तज्जियाकार मतीन हैदर साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। मतीन हैदर साहब, इस्लामाबाद में अगर ओवरऑल हो क्या रहा है, क्या सुनगुन है और क्या तैयारियां हैं, क्या होने जा रहा है? आप वहां पर बैठे हैं तो आप ज्यादा अच्छी तरह बता सकेंगे हमें। जी बिल्कुल, देखिए बहुत आम सवाल है। आप न सिर्फ ये कौमी असम्बली के इजलास की तैयारियां हैं, बल्कि उसके साथ साथ जो जोड़ तोड़ है वो अभी भी चल रहा है। और एक चीज जो मैंने पहले आपको बताई थी कि मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हो रहा है, और नून के अंदर अभी तकरीबन 9 नून लीग के सीनियर रहनुमाएं जो वजारत दाखिला के ऊपर नजरें रखे हैं, अगेन जो वजारत दाखिला के ऊपर नजरें रखे हैं, और हतमी फैसला यकीनी तौर पर मियां नवाज शरीफ करेंगे कि नून लीग का वजीर दाखिला कौन होगा। उसके साथ साथ जो शहबाज शरीफ साहब हैं, ये 3 वजारतें इंतहाई अहम होती है, एक वजारत खजाना, वजारत दाखिला और वजारत खारजा। तो शहबाज शरीफ साहब चाह रहे हैं कि आयशा वोस पाशा जो हैं, जो पहले वजीर मुमलिकत बराए खजाना रह चुकी हैं PDM के दौर में, शहबाज शरीफ साहब उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि उन्होंने IMF के साथ मुख्तलिफ मामलात में बहुत अच्छी डीलिंग की। एक जो मुख्तदर हल्कों की जानिब से मौजूदा जो वजीर खजाना है शमशाद अख्तर साहबा, उनको बतौर बशीर खजाना के तौर पे उनका भी नाम सामने लिया जा रहा है। और फिर खुद इसहाक डार साहब है। अभी इसहाक डार साहब का आइंदा रोल क्या हो गया, वो बहस सेनेट के अंदर कायदे ईमान होंगे, या उन्हें चेयरमैन सेनेट बनाया जाएगा, या उन्हें वजीर खजाना बनाया जाएगा। और राना सनाउल्लाह साहब का भी बड़ा सोचा जा रहा है, उनको भी कोई बड़ा ओहदा देने के बारे में बात हो रही है। इलेक्शन तो हार गए वैसे, इलेक्शन हार नहीं, वो सेनेटर है ऑलरेडी। हाँ, इसहाक डार साहब ऑलरेडी सेनेटर है। नहीं, राना सनाउल्लाह साहब की बात हो रही है। जी, राना सनाउल्लाह हार गए, बिल्कुल। तो वो राइट हैंड लेफ्ट हैंड तो हैं, यकीनन वो भी आगे बढ़ेंगे। नहीं जी मतीन साहब, इलेक्शन कमीशन ने कल इजलास तलब किया है। जी मतीन साहब, इलेक्शन कमीशन का इजलास भी कल तलब किया गया, उस हवाले से भी जरा अपडेट कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो है वो आए रोज एक आला सतह का इजलास होता है, जिसमें तमाम तर जो इश्यूज हैं, मामलात हैं, वो उनके ऊपर गौर किया जाता है। और कल का जो इजलास तलब होने जा रहा है, इसमें खासतौर पर रिजर्व सीटों के हवाले से और दीगर जो आईनी और कानूनी कुछ मामलात हैं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने बहुत सारी पिटीशंस आई हैं, बहुत सारी चीज़ें, उसके हवाले से वो उन तमाम तर चीज़ों के ऊपर गौर करेंगे। लेकिन टॉप ऑफ द लिस्ट जो ये रिजर्व सीटों का मामला है, जिसकी वजह से असम्बली का इजलास बुलाने में एक रुकावट बनी हुई है। अगरचे एक हल्का ये कह रहा है कि इस रिजर्व सीटों की अनाउंसमेंट के बगैर भी इजलास हो सकता है, लेकिन सदर साहब ने जो पोजीशन इस पे अडॉप्ट की है वो बिल्कुल जो है वो एक कानूनी पोजीशन है, एक आईनी पोजीशन है। इजलास बुलाना उनका इस्तेकाल, तो इसलिए कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस तमाम तर मुद्दे पे, तमाम मामलात पे, इस पे भी गौर खोज करेगा। और जो बहुत सारी क्रिटिसिज्म सामने आ रही है फॉर्म 45, 47, इस हवाले से भी जो चीज़ें, जो शिकायत आ रही हैं, उसके ऊपर भी गौर होगा। तो कल का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास असम्बली के इजलास से एक दिन पहले बुलाना इंतहाई अहम है। हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मखसूस नशिस्तों का ऐलान कर दे, क्योंकि जो तरीके। जी अवैस साहब, आपसे जानना चाहूंगी कि आइन का आर्टिकल 91(2) क्या कहता है इस हवाले से? जी अवैस साहब। आइन का जी अब मैं असल में इस वक्त मैं आ रहा हूँ, लाहौर आ रहा हूँ, इस्लामाबाद से रास्ते में। अच्छा, आपको आवाज़ नहीं आई शायद ना। ठीक है, ये बताइएगा अवैस साहब, मैं पूछ रही हूँ कि आइन का आर्टिकल 91(2) क्या कहता है इस हवाले से, कौमी असम्बली के इजलास बुलाने के हवाले से?
ठीक है शाहीन साहबा, आपसे जानना चाहूँगी जिस तरह से कि आपने बात की कि रिकन्सिलेशन होनी चाहिए और हम नेशन के बारे में नहीं सोच रहे हैं, अभी इजलास पे इजलास हो रहा है, इलेक्शन कमीशन भी इजलास पे इजलास कर रहा है, तो सिचुएशन आपको किधर जाती हुई नजर आ रही है? पता नहीं, मुझे हंच है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, बट मेरी फीलिंग ये है कि मुझे याद है जब हमने देखा था, मैंने देखा था जब केस की हियरिंग इनके सिंबल के हवाले से, तो मुझे पता था कि नहीं मिलना, जिस तरह की बहस हो रही थी। मुझे अब लग रहा है जो इलेक्शन कमीशन में रात को 2-4 दरख्वास्तें आई, सुबह सुबह लग गई, इसका मतलब ये है कि ये पीटीआई को या सुन्नी तहरीक इनको वो नहीं देंगे सीट्स, और ये सीट्स या तो वो होल्ड कर लेंगे या ये पीपल्स पार्टी उनको देंगे, और इसका नतीजा भी बड़ा डेंजरस है। बट ये मैं सिर्फ हाइपोथेटिकल बात कर रही हूँ, फीलिंग की अपनी कर रही हूँ। ये भी एक बड़ा ट्रेंड है कि कोई भी मसला हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखते हैं, उससे रुजू करते हैं, चाहे पीटीआई को बल्ला नहीं मिला तो हम सुप्रीम कोर्ट चले गए, कोई भी इशू सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, ये बड़ा ट्रेंड बन गया है। जी, हमारे यहाँ तो है ये हाल कि हम हर कोई चीज़ खुद तो हल करते नहीं है, ऐसा कंट्रोवर्शियल इशू ले आते हैं कि जी 2 मुकदमे इन पे चलेंगे, जी ये हमारा राइट है, जी ये भाई खुद आपस में सियासतदान मिल बैठ के बात करें तो सियासत आगे बढ़ेगी। अगर आप हर चीज़ अदालत से, अदलिया से या किसी और की तरफ देख के करेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ पॉलिटिशियंस और पॉलिटिक्स बदनाम होगी, ना कि इससे कोई पॉलिटिक्स आगे बढ़ेगी। और नई जनरेशन आ रही है, बिलावल भुट्टो साहब हैं, मरियम नवाज साहिबा हैं, दूसरे पीटीआई के बहुत से नए लोग हैं, मतलब लेट्स सल्यूट देम एंड लेट्स से कि भाई लेट देम डील। एंड आई होप कि बिलावल साहब पहले कहते रहे हैं कि जी नई जनरेशन बेहतर करेगी, बुजुर्गों ने एक स्टेलमेट पैदा किया था, तो लेट्स होप कि इस वक्त अभी भी बिलावल साहब की गुफ्तगू में थोड़े शिकवे और शिकायतें अभी भी नजर आ रहे हैं। तो वो उनके वालिद साहब ने पहले कहा था कि थोड़ी मेच्योरिटी चाहिए, आई थिंक द यंग ब्लड इज न्यू एंड ही विल। अभी पॉलिटिक्स के हवाले से उन्हें 10 साल ही में होंगे मैक्सिमम, आए हुए 5-10 साल, तो लेट्स होप कि ठीक है। वैस साहब हमारे साथ मौजूद है। वैस साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आईनी तौर पर जो आर्टिकल 91(2) है, उसके तहत कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के हवाले से क्या कहता है वो आर्टिकल? वो आर्टिकल तो यही कहता है ना कि 21 डेज हैं आफ्टर द इलेक्शन को असेंबली हैज टू बी कॉल्ड, और उससे पहले अगर प्रेसिडेंट बुला लेता है या फिर 21 डे जो डेडलाइन है 21 डे तक इसको बुलाना है। लेकिन अब सवाल ये है कि यहाँ तो शुरू से कॉन्स्टिट्यूशन से डेविएशन होती आ रही है। 90 डेज में इलेक्शन होने थे, वो नहीं हुए, इसी तरह बाकी तमाम जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट होते गए हैं। अब यहाँ पर भी जो नोटिफिकेशन होनी थी, गैजेट नोटिफिकेशन होनी थी, वो अभी तक नहीं हुई है। स्पेशल सीट्स की मुकम्मल नहीं हुआ, हाउस मुकम्मल नहीं हुआ, तो इन सारी इन लीगलिटीज का पेश नजर उन्होंने ये नोट लिख के भेजा। सूरत हाल तो ये है असल में। तो अगर ये डिले हो जाता है तो इसमें क्या आइन शिकनी होगी? तो आइन शिकनी, सवाल ये है कि आइन शिकने का जिम्मेदार कौन है, कौन कर रहे हैं डेलिबरेटली, इसको देखिए ना। सवाल ये है, उन्होंने तो पॉइंट आउट किया है कि भाई ये चीजें मुकम्मल करके 21 डेज के अंदर अगर गैजेट नोटिफिकेशन भी ना हो रिटर्न कैंडिडेट्स की, और उसके अंदर वो जो स्पेशल सीट्स हैं, माइनॉरिटी सीट्स हैं, हाउस मुकम्मल होकर नहीं अंदर आता, तो वो किस तरह से इलेक्शन कराएंगे आप प्राइम मिनिस्टर का? अच्छा, ये एक रिक्वायरमेंट है जो जिसको पूरा करना बहरहाल जरूरी है। और ये हर इनके जब ये इलेक्शन कमीशन का काम था, जो वहां पे भी उनके इलेक्शन लॉ में भी लिखा हुआ है कि ये इट शैल बी डन विद इन 14 डेज, और उसकी रिक्वायरमेंट ये आइन की रिक्वायरमेंट है। उसको मुताबिक इलेक्शन कमीशन में जो लेजिस्लेशन हुई और वो कानून साजी हुई और वो उसके ऊपर उन्होंने एक्ट अपॉन करना है। अब ये डेलिबरेटली हर चीज को डिले करते जाएं और कहेंगे जी हम असेंबली के सेशन बुला लेंगे, तो ये इसी तरह 90 डेज से आपको पता है कि 1 साल से ऊपर लाहौर की, पंजाब की असेंबली जो है वो केयर टेकर सेटअप जो है 1 साल से लंबे अर्से तक चलता रहा है। कौन जिम्मेदार है उस बात का? कोई है वो हर इलीगल काम उस 1 साल के अर्से में हो गए। आप देखिए कौन से। बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो 90 डेज का वक्त था वो गुजर गया, और वो वक्त भी गुजर गया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो सका। वैसे साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, हमारे साथ शाहीन सलाउद्दीन साहब मौजूद हैं और सीनियर तज्जियाकार मतीन हैदर साहब भी मौजूद हैं। आप तीनों से दोबारा बात, वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक। हमारे मौसूस मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मतीन हैदर साहब, आपसे ये जानना चाहूँगी, जो नई गवर्नमेंट बनने जा रही है क्या चैलेंजेस होंगे, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल सिचुएशन है, इकोनॉमी की बहुत ज़्यादा जो सूरत हाल है वो ख़राब है, कैसे निपटेगी और ये गवर्नमेंट जो है वो कितनी पावरफुल होगी? जी, बहुत अहम सवाल आपने ये किया। यकीनी तौर पे देखिए, अभी ये गवर्नमेंट तश्कील पाती है, पहले तो मैंने ये बताया था कि अभी यही देखा जा रहा है कि कौन कौन सी वजारत कौन कौन हासिल करेगा, लेकिन जो नई हुकूमत के लिए टॉप में जो सबसे अहम मसला है वो मईशत को कैसे संभाला देना है। इस वक्त बड़े बड़े जो सरकारी इदारे हैं उनकी निजकारी का मामला दरपेश है, CIA की निजकारी करनी है। मार्च में अगर ये हुकूमत बन जाती है तो वहाँ पर फौरी तौर पे जो मुद्दा जेर गौर आएगा, जो हुकूमत के सामने मामला आएगा, वो IMF के साथ जायजा प्रोग्राम है। वो IMF के साथ जायजा प्रोग्राम है, इसके ऊपर क्या शराइत इस मरतबा IMF जो है वो पाकिस्तान को देगा। और आपके सामने है कि तहरीक इंसाफ एक खत मुबैना तौर पर लिख चुकी है IMF को, और उसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान को ये इमदाद ना दी जाए। सबसे जो अवलीन चैलेंज होगा ना सिर्फ इकॉनमी की बहाली, आपके जो फॉरेन रिजर्व है उनको बेहतर करना है, और नई हुकूमत के लिए यानी ये जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनी थी फौज की सपोर्ट से, इस काउंसिल का क्या मुस्तकबिल होगा, ये भी गैर मुल्की सरमायाकारी और खारजा पॉलिसी के हवाले से अहम तरीन फैसले इस नई हुकूमत को लेने होंगे। भारत के साथ ताल्लुकात किस नौयत के होंगे, चीन के साथ कैसे करने हैं, रूस के साथ, और सबसे बढ़ के कि नई हुकूमत की पॉलिसी अमेरिका के साथ ताल्लुकात के हवाले से कैसे होगी। बिल्कुल अहम नुक्ता उठाया है मतीन साहब आपने कि जो खारिजा पॉलिसी है वो हमारी कैसी होगी, भारत के साथ ताल्लुकात कैसे होंगे। अहमद अवैस साहब भी हैं। अहमद अवैस साहब, कल जो इलेक्शन कमीशन का इजलास होने वाला है, आप क्या समझते हैं, अगर फैसला जो है वो हक में आ गया तो सिचुएशन क्या बनेगी, अगर फैसला हक में नहीं आया तो आप क्या देख रहे हैं हालात को? मेरी देखिए ना, हम कोई अच्छी उम्मीद तो इलेक्शन कमीशन से ना रखी हुई है ना रखेंगे। फैसला क्या आता है देखी जाएगी, लेकिन नेकी की कोई उम्मीद जो है तवक्को उनसे नहीं रखी जा सकती। माजी जो हमें यही बता रहा है। अब सवाल यह है कि जहां तक अगली बात जो भी आपने अभी हमारे दूसरे साहब से की कि चैलेंजेस क्या होंगे, तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा चैलेंज जो अब जो हुकूमत बनेगी उसको सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि पाकिस्तान के प्रियम्बल के मुताबिक, आइन के प्रियम्बल के मुताबिक, कि sovereignty lies with Allah to be exercised by the people of Pakistan through its chosen representatives. अहमद अवैस साहब, आपको इंटरप्ट करूंगी क्योंकि वक्त की कमी है और हमारे साथ स्टूडियो में भी गेस्ट मौजूद हैं, शाहीन साहिबा। तो शाहीन साहिबा, आखिर आप बता दें कि आप क्या देख रही हैं, चैलेंजेस क्या हैं जो नई गवर्नमेंट बनने जा रही है उनको, और क्या सूरत हाल सियासी तौर पर बनती नजर आ रही है? इंटरनल तो बेतहाशा है, मतीन हैदर ने कहा। एक्सटर्नल की ज़रा बात कर लूँ फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। देखिए, अमेरिका से तो आपको बना के ही रखनी है, जितना डोनर, जितना पैसा, जो कुछ चाहिए वो नॉट चाहिए अमेरिका की। उसके बगैर आप भूल जाएं कि आपको कहीं से फैसिलिटेट होंगे। अमेरिकन ने कुछ क्वेश्चन मार्क हमारे इलेक्शंस के हवाले से लगाए हैं, बल्कि मैं कल भी देख रही थी कुछ उनके 2 सेनेटर्स ने कुछ मूव किया है लेटर। लेट्स होप वो चीज़ एमिकेबली सॉर्ट आउट हो जाए, बट वो क्वेश्चन मार्क जो है हमारे आइंदा के लिए सॉर्ट आउट हो जाए, और उम्मीद भी अच्छी रखनी चाहिए। मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म हो गया है, इजाज़त दीजिए।